हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मिट्टी के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। ये जो मिट्टी का क्वेश्चन है ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। फटाफट इस क्लास को बहुत ही कम समय में हम कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, लेटेराइट मिट्टी मिलती है। पहला ऑप्शन है हमारा मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट और काकरपार तट। अब देखो, ये जो लेटेराइट मिट्टी है, ये मिट्टी मुख्यतः जो मिलती है वो केरल के मालाबार तट पे मिलती है। केरल का जो मालाबार तट है, यहाँ पे मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी। ये जो लेटेराइट मिट्टी है ये किस फसल के लिए उपयोगी होती है? तो जो नारियल है, काजू, बादाम, यानी कि जो मसाले वाली फसलें होती हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ईंट होती है, ईंट के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? भट्टे पे जो ईंट पकती है वो ईंट सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी मिट्टी की होती है? तब भी आंसर हमारा क्या होगा? लेटेराइट मिट्टी। तो इसका हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मालाबार तट। बात क्लियर हो गई। अगर आपसे पूछा जाए लेटेराइट मिट्टी में किन तत्वों की अधिकता पाई जाती है, तो आंसर हम क्या देंगे इसमें? लेटेराइट मिट्टी में किन तत्वों की अधिकता होगी, तो आंसर में हमें क्या देना है? नंबर एक हमें जो बताना है वो बताना है लौह ऑक्साइड की अधिकता होगी, और नंबर दो पे जो हमें बताना है वो एल्यूमिनियम की अधिकता होगी। यानी कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन लेटेराइट मिट्टी में किन तत्वों की अधिकता होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम और लौह ऑक्साइड ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बारे में और क्या पूछा जा सकता है? तो इसके बारे में और अगर हम देखें तो इस मिट्टी का निर्माण किस तरीके से होता है, तो निर्माण अगर पूछा जाए तो निक्षालन की प्रक्रिया द्वारा होता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लेटेराइट मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे लेटेराइट मिट्टी को मखरली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। मखरली मिट्टी पूछी जाए तब भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लेटेराइट को ही कहते हैं। ऑप्शन देखें तो आंसर सही क्या होगा? मालाबार तट, और ये कहाँ है? केरल के अंदर। राज्य पूछे तो केरल, तट पूछे तो मालाबार तट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित होता है? यानी कि मृदा अपरदन का मतलब कि मिट्टी जहाँ वर्षा के द्वारा, पवनों के द्वारा ये कट कट के जाती हो, मिट्टी का कटाव सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वो क्षेत्र हमें दे रखे हैं, एक तो मालाबार का पठार, चंबल घाटी, बुंदेलखंड का पठार और छोटा नागपुर पठार। तो जो विश्व में सर्वाधिक भयंकर अपरदन करने वाली नदी है वो नदी कौन सी है और वो घाटी कौन सी है? तो अगर नदी पूछी जाए तो चंबल नदी। कौन सी नदी होगी? चंबल नदी, जो विश्व में सबसे ज़्यादा अपरदन करती है। अगर भारत में पूछा जाए सबसे ज़्यादा अपरदन करने वाली नदी, तब भी आंसर क्या होगा? चंबल नदी। ये चंबल जो नदी है ये मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ी से निकलती है और ये यमुना में, इटावा में आके मिल जाती है। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो एक तो नदियों का उद्गम पूछा जाता है, दूसरी अगर हम बात करें कि सर्वाधिक अपरदन कौन सी नदी करती है, तो आंसर क्या होगा? चंबल नदी। एक और क्वेश्चन बनता है कि किस जगह पर यह भयंकर अपरदन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? चंबल घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? अगर हम बात करें काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी व पीली मिट्टी। अगर लाल मिट्टी कहा जाए या पीली मिट्टी कहा जाए एक ही बात है, चाहे आप लाल मिट्टी बोलो या फिर पीली मिट्टी बोलो एक ही बात है। अब एक ही बात कैसे है इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। होता ये है कि जो लाल पीली मिट्टी है, जो लाल मिट्टी है जब ये जल में घुल जाती है, जल में जब घुल जाती है तो इसका कलर जो हमें दिखाई देता है वो पीला दिखाई देता है। लाल मिट्टी जल में घुलने पर कैसी दिखाई देगी? पीली दिखाई देगी। तो कहीं लाल मिट्टी लिखा हो या पीली मिट्टी लिखा हो, लाल व पीली एक ही बात है। अब देखो यहाँ से और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है उसकी अगर हम बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे जो बन सकता है
जो एग्जाम के अंदर पूछा गया है वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मिट्टियाँ कुल कितने प्रकार की हैं, तो आंसर हमें 8 प्रकार का बताना है। जिनमें महत्वपूर्ण जो मिट्टियाँ हैं वो 4 प्रकार की हैं, और ये 4 प्रकार की हैं इनका सीक्वेंस पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, उससे कम कौन सी और सबसे कम कौन सी। तो इनका सीक्वेंस जो पूछा गया है एग्जाम के अंदर वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी मिलेगी, तो सबसे पहला आएगा जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी से अगर हम कम की बात करें तो लाल व पीली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी या लाल मिट्टी। और इससे अगर हम कम देखें तो हम कौन सी बताएंगे, काली मिट्टी। और अगर हमसे सबसे कम पूछा जाए तो लैटेराइट मिट्टी, यानी लैटेराइट मिट्टी अगर हमसे पूछा जाए भारत में सर्वाधिक मात्रा में तो कौन सी होगी, जलोढ़ मिट्टी। भारत में दूसरे नंबर पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल व पीली मिट्टी। और अगर थर्ड नंबर पे हमसे पूछा जाए तो काली मिट्टी। और फोर्थ नंबर पे जो आती है वो कौन सी है, लैटेराइट मिट्टी, जिसके बारे में हमने अभी क्वेश्चन देखा था। आइए देखते हैं, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। अगर हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार क्या देखें तो भारत में मिट्टियों के टाइप कितने हैं, तो भारत में मिट्टियों के जो प्रकार होंगे वो कितने प्रकार होंगे, 8 प्रकार की मिट्टी हमारी पाई जाती हैं भारत के अंदर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। क्लियर हो गया। अच्छा, 8 मिट्टी, इसके अलावा और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है उसको आप नोट करिए। अगर आपसे पूछा जाए मृदा दिवस कब मनाया जाता है, मृदा दिवस, तो मृदा दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर हम क्या बताएंगे, बताइए फटाफट। अगर मृदा दिवस की बात पूछी जाए और मृदा दिवस कब मनाया जाता है तो आंसर क्या होगा, 5 दिसंबर, 5 दिसंबर। मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है उसको आप और नोट करिए। वो क्वेश्चन है हमारा कि जो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, मिट्टी का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो उसे हम पेडालॉजी के नाम से जानते हैं, पेडोलॉजी के नाम से। मिट्टी का अध्ययन नोट कर लीजिए, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन इसे क्या कहते हैं, पेडोलॉजी, या फिर मृदा विज्ञान। दोनों को ही ध्यान रखना है, हो सकता है हिंदी में पूछा जाए, हो सकता है इंग्लिश में पूछा जाए। अगर आपसे पूछा जाए मृदा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो एक तो हम मृदा विज्ञान कहते हैं, दूसरा हम पेडोलॉजी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, यानी कि जो मिट्टी का कटाव होता है इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। पहला क्वेश्चन है कि चराई के द्वारा, अगर हम चराई कराएं, पशुचारण करें तो क्या मृदा अपरदन रुकेगा, नहीं रुकेगा, बढ़ेगा। वृक्षों की कटाई द्वारा अगर हम वृक्षों को काट दें तो क्या मृदा अपरदन रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। अगर हम कहें वनारोपण, वृक्षों को हम लगाएं, वनों को हम लगाएं तो मृदा अपरदन रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा। वन्नासम, वनों का हम नाश करें तो क्या मृदा अपरदन रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, थर्ड विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है, नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें रेह, कल्लर, खादर, बांगर। तो नवीन जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं, खादर के नाम से जानते हैं। अगर हम बांगर की बात करें तो इसे पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा पूछी जाए तो आंसर क्या होगा, बांगर। नवीन जलोढ़ मृदा पूछी जाए तो आंसर अपना क्या होगा, खादर। अच्छा, रेह और कल्लर को भी समझ लेते हैं, इस ये क्या होता है। तो रेह और कल्लर की अगर हम बात करें तो जो लवणीय मिट्टी होती है जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, लवणीय मिट्टी गुजरात के कच्छ के रण में पाई जाती है। बातें क्लियर हो गई।
और अगर पूछा जाए इनमें किसकी कमी या अधिकता होती है, तो इसमें आपको बताना है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की अधिकता होती है। किसमें? लवणीय मिट्टी में। थोड़ा मैं लवणीय मिट्टी आपको बता दे रहा हूँ। लवणीय मिट्टी, तो पहली बात तो इसमें हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, इसमें नमक की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा? नमक। ये कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ में, आंसर हमें क्या देना है? गुजरात में। और गुजरात में कहाँ मिलेगी? कच्छ के रण में। कच्छ के रन में। और ये जो लवण की मात्रा अधिक होने के कारण जहाँ ये मिट्टी मिलेगी उस वो कैसी होगी? सफ़ेद मिट्टी होगी। इसको हम सफ़ेद मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। सफ़ेद मिट्टी के नाम से हम किसको जानते हैं? लवणीय मिट्टी को। इसमें अधिकता किसकी होती है? तो अधिकता अगर पूछी जाए तो हमें सोडियम की बतानी है, पोटेशियम की बतानी है और हमें कैल्शियम की बतानी है। इनकी इसमें क्या होती है? अधिकता होती है, प्रचुर मात्रा में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकता है हमारा? तो और क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि इस मिट्टी को और कुछ अन्य नामों से जानते हैं, जिसे हम रेह कहते हैं, कल्लर कहते हैं, ऊसर कहते हैं। सुनिए, रेह बोलें, कल्लर बोलें या फिर इसको हम ऊसर बोलें। बात क्लियर हुई? रेह, कल्लर, ऊसर, इसे किसको कहा जाता है? लवणीय मृदा को। लवणीय मृदा। लवणीय मृदा को हम किस किस नाम से जानते हैं? तो रेह के नाम से भी जानते हैं, कल्लड़ के नाम से भी जानते हैं, ऊसर के नाम से भी जानते हैं, सफ़ेद मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे ज़्यादा गुजरात में पाई जाती है और गुजरात में कच्छ के रण में पाई जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसका विकल्प कौन सा मैंने बता दिया आपको। जलोढ़ मृदा पूछी जाए तो नवीन जलोढ़ मृदा खादर होगी, पुरानी जलोढ़ मृदा वांगर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होता है? सामान्य फसल उगाने के लिए पीएच मान पूछा है तो आंसर अपना क्या होगा? 6 से 7। अगर ये रेंज ना पूछी जाए तब अपना पीएच मान जो हमें बताना है वो 6.4 या 6.5 बताना है। पीएच मान कितना बताना है? अगर रेंज ना दे रखी हो तो 6.4 या फिर ऑप्शन अगर 6.5 है, दोनों एक साथ होंगे नहीं, तो 6.5 भी सही है, 6.4 भी सही है। यहाँ पे अगर हम विकल्प की कैटेगरी देखें तो 6 और 7 के बीच हमें बताना है। अब पीएच मान होता क्या है? पीएच मान से किसी भी तत्व की अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगता है। अगर पीएच मान किसी भी तत्व का 0 है, किसी भी पदार्थ का पीएच मान अगर यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे जो तत्व होगा वो कैसा होगा भाई साहब? उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन। अगर हम बात करें ये पीएच मान बढ़ जाए, ये पीएच मान क्या हो जाए? प्लस हो जाए, 7 से अधिक हो जाए, तो तत्व हमारा क्या होगा? क्षारीय होगा। तत्व क्या होगा? क्षारीय होगा। अगर पीएच मान 7 से कम हो जाए तो जो तत्व या पदार्थ है वो कैसा हो जाएगा? अम्लीय। अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 4 है तो तत्व कैसा होगा? अम्लीय। किसी भी तत्व का या पदार्थ का पीएच मान 3 है तो कैसा होगा पदार्थ? अम्लीय होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? अब फसल उगाने के लिए जो सबसे अच्छी जो फसल पैदा होती है वो, उसके लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? उसके लिए पीएच मान कितना होगा हमारा? 6.4 या 6.5 या 6 और 7 के बीच हम कह सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है कि भारतीय जो मिट्टी है इसमें मुख्यतः किन तत्वों की कमी पाई जाती है? भारतीय मिट्टी में मुख्यतः किन तत्वों की कमी पाई जाती है? तो 3 तत्व हमें ध्यान रखना है और वो तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। नोट करके लिख रहा हूँ इसको, नोट करके लिख लो इसको। भारतीय मृदा में, भारतीय मृदा में मुख्यतः, भारतीय मृदा में मुख्यतः नाइट्रोजन, मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और
ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसको थोड़ा ध्यान रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय मृदा में मुख्यतः किन तत्वों की कमी पाई जाती है, तो आंसर क्या देना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। भारतीय मृदा में इन तत्वों की विशेष रूप से कमी पाई जाती है। एक और बात समझ लेते हैं थोड़ा, ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले मैं इसका वर्क बता दे रहा हूँ। कार्य क्या है, मृदा में नमी बनाए रखना, मृदा में नमी बनाए रखना। इसका वर्क क्या है, तो क्या बताओगे, मृदा में नमी बनाए रखना किसका काम है, ह्यूमस का काम है। दूसरी बात अगर हम देखें ये ह्यूमस होता क्या है, तो काले या भूरे रंग का ये कार्बनिक पदार्थ होता है। काले या भूरे रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है, लिख लेते हैं पहले इसको, काले या भूरे रंग का कार्बनिक पदार्थ जो पेड़ पौधे व पत्तियों के अपघटन से प्राप्त होता है। फिर सुनिए, यानी कि जो जीवाश्म हैं उनके अपघटन से या फिर पेड़ पौधे और पत्तियों के अपघटन से जो काले या भूरे रंग का कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। और इसका जो मेनली वर्क है वो क्या है, मृदा में नमी को बनाए रखना। इतनी बात क्लियर हो गई। भारत में कि जो मृदा है उसमें किन तत्वों की कमी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगर हमसे क्वेश्चन एक और मैं लिख दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम के अंदर, उसको और नोट कर लीजिए। अगर हमसे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाए, यूपी में मुख्यतः किस सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है आपको कि भारत में या उत्तर प्रदेश में मुख्यतः किस सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है। तो आंसर हमारा क्या होगा, पाई जाती है, तो आंसर क्या होगा, जस्ता। नोट करना इसको, यूपी में मुख्यतः किस सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है, तो आंसर हमें क्या बताना है, जस्ता। जस्ता की कमी मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन सुन लीजिए। अगर हमसे पूछा जाए अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा के बारे में, यानी कि ऐसी मिट्टी जो अभी मैंने पीछे आपको बताया, उसको एक बार थोड़ा देखिए। हाँ, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि पीएच मान 7 है तो पदार्थ उदासीन होगा, अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, पीएच वैल्यू 7 से कम है तो कैसा होगा, अम्लीय होगा। अब भारत की अगर मैं बात करूं विशेषता, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वो अधिकांशतः क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। यानी अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी पाई जाती है, यूपी में सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। और जो यूपी में सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी पाई जाती है तो फसल अच्छी होगी नहीं, क्योंकि फसल अच्छी कब होगी कि जो मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6 और 7 के बीच हो। अब जब हमारे यहाँ क्षारीय मिट्टी मिल रही है, इसका मतलब पीएच मान 7 से अधिक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्षारीयता को कम करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बस यही आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए, छाप लीजिए इसको। क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। फिर से सुनिए आप, अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्षारीयता को कम करने के लिए
किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो क्षारीयता को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, जिप्सम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा गया है, उसको देखिए आप। अम्लीयता को कम करने के लिए, अम्लीयता को कम करने के लिए, अम्लीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अम्लीयता को कम करने के लिए पूछा जाए तो लाइम का प्रयोग करते हैं, बोलें तो चूना का प्रयोग करते हैं। फिर से आप देखिए, अगर हमसे पूछा जाए क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो क्षारीयता को कम करने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे, और अम्लीयता को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, चूने का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, किस प्रकार की मिट्टी को न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? यानी कि कौन सी मिट्टी है जिसे कम से कम खाद की, फर्टिलाइजर की आवश्यकता होगी? तो कौन सी मिट्टी होगी? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी होगी? जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मृदा को कम सिंचाई वाली मृदा कहा जाता है? किस मृदा को कम सिंचाई वाली मृदा कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा, बताइए। कम सिंचाई वाली यानी कि कपासी मृदा, ये भी कहा जाता है। स्वतः जुताई होने वाली मृदा भी कहा जाता है। तो आंसर अपना क्या होगा? काली मृदा, काली मिट्टी। आंसर क्या होगा? काली मिट्टी। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको हम कपासी मृदा भी कहते हैं, कपासी मृदा। इसको हम स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा। ये कपास के फसल के लिए उपयोगी है, अच्छी है, इसलिए इसको कपासी मृदा। और जब ये सूखती है तो खेत में दरारें सी पड़ जाती हैं, ऐसा लगता है कि जुताई स्वयं हो गई है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। इसका जो निर्माण है वो बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है, यानी कि ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो आंसर क्या देना है? काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसीलिए इस काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं? लावा मिट्टी। लावा मिट्टी भी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को। दूसरी बात, निर्माण आपको समझ में आ गया। कौन सी चट्टान से? बेसाल्टिक चट्टान से। कौन सी चट्टान से निर्माण हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। लावा से निकलने वाला जो बेसाल्ट चट्टान है बनती है, लावा से बनती है, और उसी के अपर्दन से कौन सी मिट्टी बनी? काली मिट्टी बनी। काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो इसका पूछा जाए ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो आंसर क्या होगा, बताइए। सर्वाधिक आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य में? महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा ये जो काली मृदा है, इसका जो काला रंग किसके कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो काला रंग है, काली मृदा का काला रंग किसके कारण होता है? तो आंसर हमें क्या देना है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। किसके कारण? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। इसको ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि काली मृदा का काला रंग किसके कारण होता है? तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी या कपासी मृदा का रंग है वो कैसा होता है? काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है? तो अभी मैंने बताया था, कौन से में? लैटेराइट मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में बताया था? लैटेराइट मिट्टी में। लैटेराइट मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है? तो इसमें एल्यूमिनियम और लोह ऑक्साइड की। इसकी एल्यूमिनियम और लोह ऑक्साइड की अधिकता कौन सी मिट्टी में? लैटेराइट मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर मैं व्यास की बात करूं, कौन सी मिट्टी कम व्यास की होती है, कौन सी मिट्टी ज़्यादा व्यास की होती है, किसके कण छोटे होते हैं और किसके कण बड़े होते हैं? तो सबसे छोटे कण वाली देखें तो इसको हम कृत्तिका कहते हैं, क्ले कहते हैं।
यानी कि किस किस नाम से जानते हैं? सबसे छोटी वाली है उसे हम क्ले कहते हैं, या काली मिट्टी, या मृत्तिका। देखिए, मृत्तिका सबसे छोटे कण होंगे, और मृत्तिका के बाद दूसरे नंबर पे मृत्तिका से बड़े किसके कण होंगे? तो हमें बताना है सिल्ट, गाद। यानी कि क्ले, फिर सिल्ट आएगा, सिल्ट बोलें तो गाद। और गाद से बड़े किसके कण होते हैं? तो हमें ध्यान रखना है सैंड, बालू। किसके ध्यान रखने हैं? बालू। और सबसे ज्यादा बड़े बजरी। किसके ध्यान रखने हैं? बजरी। ये जो मिट्टी के कण हैं, मिट्टी के जो भी हम मिट्टी हम पढ़ रहे हैं, उनके कणों के प्रकार के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे बारीक जो मिट्टी होगी उसे हम क्या कहेंगे? क्ले। क्ले से बड़े जो कण होंगे उनको हम क्या कहेंगे? सिल्ट, बोलें तो गाद। और इससे बड़े जो कण होंगे उसको हम क्या कहेंगे? सैंड, बोलें तो बालू। और सबसे बड़े जो कण होंगे उनको हम क्या कहते हैं? ग्रेवल। ग्रेवल कहते हैं, बोलें तो बजरी। अब देखिए, इसका जो कणों का जो आकार होगा 0.002 मिलीमीटर से से कम। यानी कि 0.002 मिलीमीटर से कम जो कणों का आकार होगा वो कौन सी मिट्टी का होगा? बताइए, मृत्तिका का। अब देखो, 0.002 से बड़ा और 0.002 से बड़ा और 0.2 से छोटा, यानी इन दोनों के बीच किसका आकार होगा? गाद का। यानी 0.002 से, लिख देते हैं इसको, 0.002 से बड़ा और हाँ 0.002 से बड़ा और 0.2 से छोटा, 0.2 से छोटा किसका आकार होगा? गाद का। अगर हम बालू की बात करें तो बालू का जो आकार होगा वो कितना बड़ा होगा? बताइए, 0.2 से 2 इसकी अगर हम बात करें तो 0.2 से 2 इसकी बात करें तो 2 से बड़ा। एक बार आप फिर देखिए, सबसे छोटे या बारीक कणों वाली मिट्टी मृत्तिका, इसका आकार 0.002 से छोटे, 0.002 से 0.2 के बीच जो होगी वो गाद होगी। और अगर हम 0.2 से बड़े और 2 से छोटे बालू के कण होंगे, और 2 से बड़े जो होंगे वो बजरी के कण होंगे। ये आपको आकार ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही क्रम। तो सबसे ज़्यादा, मैंने आपको ये क्रम पहले अभी बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। जलोढ़ के बाद लाल, लाल के बाद काली, काली के बाद लैटेराइट। आप आंसर देखिए, जलोढ़, जलोढ़ के बाद लाल, तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। सबसे ज़्यादा मात्रा में जलोढ़ और सबसे कम पूछी जाए तो लैटेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है, अभी मैंने बताई थी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, लावा मिट्टी, सब एक ही मिट्टी के नाम हैं, और वो कौन सी मिट्टी है? रेगुर मिट्टी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मखरली मिट्टी किसका नाम बताया था मैंने? मखरली मिट्टी किसको बताया था? लैटेराइट को। लैटेराइट को किस नाम से जानते हैं? मखरली मिट्टी के नाम से। रेह ऊसर कल्लर, इसे किस नाम से जानते हैं? लवड़ीय मृदा। लवड़ीय मृदा, लवड़ीय मृदा को हम किस नाम से जानते हैं? रेह ऊसर कल्लर। बात क्लियर हो गई? अच्छा, एक शब्द और लिखा है कछारी। इस कछारी मृदा को हम किसके नाम से जानते हैं? जलोढ़ के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मृदा कही जाए या कछारी मृदा कही जाए, एक ही बात है। हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? सेकंड सही होगा। कपास की खेती के लिए रेगुर मिट्टी, इसी को हम काली मिट्टी कहते हैं,
इसी को हम लावा मिट्टी कहते हैं और इसी को हम कपासी मिट्टी कहते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया। रेह ऊसर कलर लवड़ीय मृदा को कहा जाता है। अगर पूछे जाए मखरली मिट्टी किसको कहा जाता है तो लेटेराइट को। कछारी मिट्टी किसको कहा जाता है, जलोढ़ मृदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो काली मिट्टी का विस्तार कहाँ बताया था अभी मैंने, महाराष्ट्र में। कहाँ विस्तार पाया जाता है, महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित चट्टान कौन सी, काली मिट्टी। यानी बेसाल्टिक लावा से, या जिसको हम काली मिट्टी कहते हैं, इसी को हम लावा कहते हैं, इसी को हम कपासी मिट्टी कहते हैं, इसी को हम स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। अभी आया था हमारा ये, क्या नाम है, जलोढ़ मृदा। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए मिलाया जाता है। अभी मैंने बताया था अम्लीयता कम करनी है तो किसको मिलाएंगे, लाइम, बोले तो चूना। और अगर हमें क्षारीयता कम करनी है तो जिप्सम को क्षारीयता कम करने के लिए मिलाया जाता है। जिप्सम को क्षारीयता कम करने के लिए मिलाया जाता है। अगर क्षारीयता कम करने की बात करें तो किसको मिलाएंगे, जिप्सम को। और अम्लीयता कम करने की बात करें तो किसको मिलाएंगे, चूना के लिए, लाइम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी ईंटों के लिए उपयोगी है। तो अभी बता चुका मैं आपको, लेटेराइट मिट्टी। ईंटें के लिए उपयोगी या ईंटें सर्वोत्तम किस मिट्टी की पकती हैं या बनती हैं। तो आंसर क्या होगा, लेटेराइट मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मृदा में किस सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है। तो अभी मैंने बताया था सूक्ष्म तत्व की अगर कमी पूछी जाए तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, जस्ता। सूक्ष्म तत्व की कमी पूछी जाए तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, जस्ता। और अगर भारतीय मृदा में किन तत्वों की कमी पाई जाती है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। ये 3 तत्व आपको ध्यान रखने हैं। और सूक्ष्म तत्व पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे जो क्वेश्चन हैं वो यहीं समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्लास कल शुरू करेंगे। जो 19 क्वेश्चन थे इनको आप ढंग से पढ़ना। ये जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।